आज हम बात करने वाले हैं कैल न्यूपोर्ट के एक ऐसे कमाल के आइडिया की जो आज के दौर में किसी सुपर पावर से कम नहीं है, और वो है डीप वर्क। ये एक ऐसी स्किल है जो न सिर्फ किसी की कामयाबी के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि का रास्ता भी दिखाती है। तो चलिए इस दुनिया को ज़रा और करीब से समझते हैं। आज का माहौल ही ऐसा बन गया है जहां ऑफिस में हर तरफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन। ये एक ऐसी मॉडर्न प्रॉब्लम है जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। और यहीं पर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई इंसान असल में बिजी है या प्रोडक्टिव। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि दिन तो पूरा निकल गया, भाग दौड़ भी बहुत हुई, पर शाम को लगता है कि कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 2012 की एक मैकिन्सी स्टडी का ये नतीजा वाकई आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि एक एवरेज नॉलेज वर्कर का 60% से भी ज्यादा वक्त सिर्फ ईमेल, मैसेजिंग और इंटरनेट पर ही निकल जाता है, मतलब छोटे छोटे उथले कामों में। तो इससे होता क्या है? होता यह है कि बिजी दिखना ही प्रोडक्टिव होने का सबूत मान लिया जाता है। फटाफट ईमेल का जवाब देना ये दिखाने का एक आसान तरीका बन जाता है कि कोई कितना काम कर रहा है, भले ही उस काम से असल में कोई बड़ी वैल्यू क्रिएट न हो रही हो। तो इस लगातार डिस्ट्रैक्शन वाले कल्चर का, इस भटकाव का इलाज क्या है? कैल न्यूपोर्ट के हिसाब से इसका एक ही जवाब है, डीप वर्क। अच्छा, तो समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। देखिए, डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से फोकस होकर किसी मुश्किल काम में डूब जाना। ये वही काम है जिससे कुछ नया बनता है, जिससे स्किल्स बेहतर होती हैं। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क, यानी ऊपरी काम, जैसे ईमेल्स का जवाब देना। ये काम अक्सर डिस्ट्रैक्टेड होकर किया जाता है और इसे कोई भी कर सकता है। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इतिहास के कुछ सबसे बड़े नामों को देखिए। कार्ल युंग ने अकेले में लिखने के लिए एक टावर बनवाया। मार्क ट्वेन ने एक अलग सी झोपड़ी में अपनी बेस्ट किताबें लिखीं। बिल गेट्स थिंक वीक्स के लिए दुनिया से कट जाते थे। और जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर खत्म करने के लिए खुद को सबसे अलग कर लिया। इन सब में एक ही बात कॉमन थी, डीप वर्क। तो साइंटिफिकली ये मल्टीटास्किंग इतनी खराब क्यों है? इसका कारण है अटेंशन रेसिड्यू। होता यह है कि जब कोई एक काम छोड़कर तुरंत दूसरे काम पर जाता है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में ही सोचता रहता है, और इसका सीधा असर नए काम की क्वालिटी पर पड़ता है। और यहीं से हमें हाई क्वालिटी काम का एक सीधा साधा फॉर्मूला मिलता है। ये बहुत सिंपल है। बेहतरीन काम सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना टाइम लगाया, बल्कि इस पर करता है कि उस टाइम में फोकस की गहराई कितनी थी, मतलब लगाया गया समय और फोकस की तीव्रता का गुणनफल। अब सवाल ये है कि आज की इकोनॉमी में ये स्किल इतनी ज्यादा कीमती क्यों हो गई है? देखिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कामयाब होने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीख लेने की काबिलियत, और दूसरी, स्पीड और क्वालिटी दोनों के साथ बेहतरीन काम करने की क्षमता। और मजे की बात यह है कि डीप वर्क इन दोनों ही स्किल्स को सीधे सीधे डेवलप करता है। तो ये समझ लीजिए, डीप वर्क कोई पुरानी सोच या आउटडेटेड स्किल नहीं है। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में यही वो एक चीज है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। लेकिन डीप वर्क की कहानी सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस पर ही खत्म नहीं होती। असल में ये एक ज्यादा मीनिंगफुल और संतुष्ट जिंदगी जीने का भी रास्ता है। इसके फायदे बहुत गहरे हैं। न्यूरोलॉजिकल लेवल पर यह दिमाग को नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना सिखाता है। साइकोलॉजिकल लेवल पर यह फ्लो की एक ऐसी स्टेट बनाता है जिसे रिसर्च में खुशी और संतुष्टि का एक बड़ा सोर्स माना गया है। और फिलोसॉफिकली ये किसी भी काम में, चाहे वो लोहार का हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, एक गहरा मतलब और मकसद खोजने में मदद करता है। साइंस राइटर विनिफ्रेड गैलेगर की ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। किसी की दुनिया उन चीजों का नतीजा होती है जिस पर वो अपना ध्यान लगाता है। मतलब अपना फोकस कंट्रोल करके कोई भी अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बदल सकता है। तो आखिर में ये सब एक चुनाव पर आकर रुकता है। इस भटकाव भरी दुनिया में फोकस को चुनना एक सचेत और ताकतवर फैसला है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये दुनिया डीप वर्क के लिए आसान नहीं है। ये हमें डिफ़ॉल्ट रूप से छोटे छोटे कामों की तरफ खींचती है। इसलिए फोकस के लिए लड़ना पड़ता है, इसे जानबूझकर अपनी आदत बनाना पड़ता है। और अंत में ये एक सवाल सोचने के लिए है, किसी के भी बड़े सपनों और महत्वाकांक्षाओं के लिए असली खतरा क्या है?
फेल हो जाना या फिर हर पल मौजूद रहने वाला ये भटकाव?